ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के सिटीज़ कौन कौन से हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में हम वन बाय वन जो है बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सा सिटी है, उस पर बात करते हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हिस्ट्री डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग टाइम पीरियड में। तो हमने हर एक टाइम पीरियड के बारे में बात की कि कौन सा स्टोन एज होता है, कौन सा आपका नियोलिथिक है, कौन सा आपका मेसोलिथिक है, वो सारा चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है इसके पहले वाले क्लास में। और उस क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बेसिक चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, वो सारा चीज़ हो गया था। कहाँ कहाँ तक एक्सपांसन है, क्या उसका शेप है, कौन सा उसका टाइम ड्यूरेशन है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के क्लास में हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे या उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से नगर है जो कि सिंधु सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से बोलना चाहिए वहाँ साक्ष्य मिला है, वहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के एविडेंसेस मिले हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है कहाँ पर है, सबसे पहली बात ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा कहाँ पे है। ठीक, तो जनरली जो है कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया में है। फिलहाल तो ये इंडिया में नहीं है, आज के डेट में या करंट सिचुएशन में क्या है, ये मांट गोमरी करके जगह है पंजाब। और पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला पंजाब नहीं ना। तो पंजाब जो है पाकिस्तान का जो हिस्सा वाला पंजाब है उस एरिया में है हड़प्पा करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है, मांट गोमरी पंजाब पाकिस्तान में। कौन से नदी के तट पे है ये, तो रावी नदी के तट पे जो है ये है हमारा हड़प्पा। कब इसकी खोज की गई थी या कब यहाँ उत्खनन किया गया था, एक्सकेवेशन का काम कब किया गया था, तो 1921 याद रखना है। और ये पहला सिटी है, पहला प्लेस है जहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का काम किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किसके द्वारा, तो लीडरशिप था या इसके लीडर में नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जो है इसके लीडर थे जब ये एक्सकेवेशन हुआ था। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके पहले मैं 3 लोगों का नाम बताया था, चार्ल्स मेंसन, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल। तो उन सब के बारे में मैंने डिटेल में आपको लोग से बात कर लिया है कि किसको किस किस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है। तो ओवरऑल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उत्खनन का काम हुआ था वो बेसिकली कौन थे उस टाइम में, हेड कौन थे हमारे पुरातत्व विभाग के, तो उस टाइम में कौन थे, जॉन मार्शल थे। लेकिन बेसिक जो ये सिटीज़ हैं वहाँ पर कौन लीडरशिप कर रहे थे, तो दयाराम साहनी जो है, ठीक है, भारतीय जो है पुरातत्व शास्त्री थे उस टाइम के। और दयाराम साहनी को क्रेडिट जाता है हड़प्पा की खुदाई के लिए। क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या खासियत है हड़प्पा की, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक बात सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा नहीं है। हालांकि इसका नाम क्यों हड़प्पा सभ्यता पड़ा, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलने का रीज़न ये है क्योंकि हड़प्पा ही पहला सिटी था जहाँ पर उत्खनन का काम हुआ था, इसीलिए क्रेडिट दिया जाता है इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा। और जब तक मोहनजोदारो का जो है उत्खनन का काम नहीं हुआ था तब तक हड़प्पा ही सबसे बड़ा सिटी था और वही उसकी पहली कैपिटल थी, पहला कैपिटल यही था। लेकिन जब मोहनजोदारो का उत्खनन हुआ उसके बाद ऐसा लगा, या जो पुरातत्व शास्त्रियों का जो अध्ययन था, स्टडीज़ थे, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि ये दूसरा राजधानी रहा होगा, ना कि पहला। तो दूसरा सबसे बड़ा सिटी, दूसरी राजधानी। और यहाँ पर जो है एक नग्न मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई थी जिसे बोला जाता है, जो नग्न मूर्ति है वहाँ पर अर्थ गॉडेस भी बोला जाता है या उसको पृथ्वी देवी भी बोला जाता है। पृथ्वी देवी की मूर्ति पाई गई थी। ठीक है, तो वुमन स्कल्पचर जो है यहाँ से पाया गया था। अब इसकी खासियत ये है कि जो उसमें जो मिट्टी का यूज़ किया गया था तो वो पकी हुई मिट्टी थी, मतलब उसको आग से पकाया गया था। तो इस तरह का जो बोला जा सकता है कि उस टाइम लोगों को जो है ये कारीगरी आती थी कि मिट्टी से कोई मूर्ति बनाने के बाद, स्कल्पचर बनाने के बाद उसको पकाया कैसे जाता है, ये आर्ट तभी डेवलप हो गया था। और इसीलिए बोला जाता है कि जो एक टेराकोटा करके एक आर्ट होता है, एक क्राफ्ट है, टेराकोटा शिल्प जिसको बोलते हैं। तो टेराकोटा शिल्प
अभी बहुत फेमस है। इवन छत्तीसगढ़ के एरिया में, बस्तर क्षेत्र में ये टेराकोटा बड़ा फेमस है। यूपी बिहार के एरिया में टेराकोटा के बहुत सारे शिल्पकार हैं, क्राफ्टमैन हैं, जिन्होंने टेराकोटा में बहुत सारा नाम कमाया है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उन लोगों को। ठीक है, तो ये टेराकोटा आज का नहीं है, बल्कि बहुत सालों से, बहुत सदियों पुराना ये जो है कारीगरी है, क्राफ्ट है ये। ठीक है, तो ये टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है और उसको पकाया जाता है, और मिट्टी किस टाइप का होता है, लाल मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये जो आर्ट है ये हड़प्पा के टाइम से ही डेवलप्ड है। तो याद रखने वाली बात क्या, हड़प्पा पहला सिटी था, कहाँ है, भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मांटगोमरी पंजाब में है, 1921 में हुआ, रावी नदी के तट पर है ये। दयाराम साहनी जो है इसके उत्खनन करता है, ठीक है, खोजकर्ता माने जाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, सेकेंड कैपिटल, और यहाँ पर एक नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है स्त्री की। ठीक है, और वो किस तरह का है, वो टेराकोटा टाइप का है या पकी हुई मिट्टी से बनाया गया है। नेक्स्ट जो सिटी है वो है मोहनजोदारो। ये कहाँ है, अगेन वही बात, लरकाना करके जगह है। ठीक, लरकाना कहाँ है, तो ये जो सिंध का क्षेत्र है ये भी कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। सिंध जो है पाकिस्तान में ही है। तो इसका जो है बोलना चाहिए कि मोहनजोदारो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस नदी पे है, तो जाहिर सी बात है सिंधु नदी के तट पर है ये जो है आपके 1921 के बाद में सेकंड जो सिटी है या सेकंड प्लेस है जिसके उत्खनन किया गया था, और ये 1922 एडी में जो है इसका उत्खनन हुआ था। इसका जो जाता है क्रेडिट खोजकर्ता का, वो जाता है राखल दास बैनर्जी को। ठीक है, अब जो है इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। द फर्स्ट कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा, ये जो है पहली राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा बोलने से मतलब यहाँ क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है। तो पहली बात तो हो गई, मोहनजोदारो को बोला जाता है कि कैपिटल सिटी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और सेकंड क्या है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है, ये दूसरी बात है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा यहाँ से, मोहनजोदारो से अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर मृतकों का टीला कहा गया है इसको, मोहनजोदारो को, या इसी को बोला गया है सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान। दूसरा बोला गया है इसको सिंध का बाग। ठीक, तो ये जो नाम है ये दिया गया है मोहनजोदारो को। क्या क्या बोला गया है, मृतकों का टीला बोला गया है, माउंड ऑफ द डेड बोला गया है, ओएसिस ऑफ सिंध कहा गया है, मतलब नखलिस्तान कहा गया है सिंध का, और तीसरा बोला गया है इसको सिंध का बाग भी बोला गया है। तो तीन तरह के जो है नाम इसमें लिया जाता है या तीन तरह का क्रेडिट इसको दिया जाता है, मृतकों का टीला, नखलिस्तान, सिंध का बाग। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो देखो यार इसमें से आप क्या याद रख सकते हो, क्या याद नहीं रख सकते, ये आप लोग के डिपेंडेंट है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अन्नागार पाया गया है। अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता है, अनाज का भंडार जहाँ पे रखा जाता है। तो ह्यूज ग्रैनरी जो है यहाँ पे है, तो ग्रेन्स रखे जाते हैं इसलिए उसको ह्यूज ग्रैनरी कहा गया है। लार्ज बाथरूम, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ से। कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ब्रॉन्ज न्यूड स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल, एक नृत्यांगना की जो है कांस्य मूर्ति मिली है। आवाज आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं है साउंड में? अंकित, क्लियर है आवाज मेरी सबको? चलो ठीक है, तो पहली बात यह है कि यहाँ से क्या मिला है, विशाल अन्नागार। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है ग्रेन्स रखने के लिए एक भंडार मिला हुआ है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। और बोला जाता है कि स्नानागार इतना बड़ा है कि वो एक तरह का आश्चर्यजनक चीज़ है, मतलब आज के डेट में या उस टाइम के वर्ल्ड के लिए वो इतना बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि उस टाइम के लोगों ने इतना बड़ा स्नानागार कैसे बनाया। ये जो है मार्शल ने कहा था
कि एक आश्चर्यजनक निर्माण है कहा था, किसको? स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण बोला था। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है ये। आश्चर्यजनक निर्माण बोला था इसको किसने? जॉन मार्शल ने। किसको? लार्ज बाथरूम को, बहुत बड़ा जो स्नानागार मिला था उसको बोला गया था आश्चर्यजनक निर्माण। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक, इसके अलावा क्या मिला है यहाँ? डांसिंग गर्ल मिला है, नृत्यांगना, जो कि कांस्य की है, ब्रॉन्ज का मिला हुआ है, कांस्य का नृत्यांगना। तो इसकी मूर्ति है, स्टैच्यू है, जो कि मिला हुआ है कहाँ से? मोहनजोदारो से। देखो ये सारा कुछ क्वेश्चन है ना, अगर उसको क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ये सब सीधा सीधा, मैंने इसीलिए बताया कि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें मिली है, और हर जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, और आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना जरूरी है इसके लिए। तो क्या मिला है? कांस्य के नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। पृष्ठ स्टैच्यू मिला है, पुजारी की मूर्ति। ठीक है, एक जो है हम्ड बुल सील मिला है, मतलब कि कुबड़ वाले बैल का मुहर मिला है। मुहर क्या होता है? सील, जो हम लोग सील लगाते हैं ना, स्टैम्प बोल सकते हो, तो वो जो है कुबड़ वाले बैल, मतलब उस स्टैम्प में जो है जो चिन्ह मिला है वो किस तरह का है? एक बैल है जो कुबड़ वाला बैल है। ठीक, तो वो चीज़ मिला हुआ है, हम्ड बुल सील्स मिला हुआ है यहाँ से। पशुपति शिव इन 3 फेस पद्मासन पोज, त्रिमूर्ति जो पद्मासन पोज में या पद्मासन मुद्रा में जो पशुपतिनाथ, जो आज का वर्तमान पशुपतिनाथ है ना भगवान शिव का, उसके हिसाब से या उससे मिलता जुलता एक मूर्ति मिला हुआ है वहाँ पर। ठीक है, अब इसी के साथ में एक योगी पशुपतिनाथ फिगर ऑन द सील। क्या है? योगी पशुपतिनाथ फिगर ऑन द सील। एक सील मिला है, एक मुहर मिला है जिसमें योगी पशुपतिनाथ का चिन्ह बना हुआ है उसमें। तो एक जो मुहर बना है, मुहर मिला है, वो क्या है? एक सील मिला है उसमें कुबड़ वाला बैल है, दूसरा जो सील मिला है या मुहर मिला है उसमें क्या है? पशुपतिनाथ का ही आकृति है। तो पशुपतिनाथ का जो है, पशुपतिनाथ का पद्मासन मुद्रा में एक मुहर तो अलग से मिला हुआ है, और उसके साथ ही साथ पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति भी मिली हुई है, स्टैच्यू भी मिली हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदारो और हड़प्पा से आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सब टू द पॉइंट है, सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी भी तरह का इसमें कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा यार, या वृहद बोलते हैं इसको हिंदी में। ह्यूज का मतलब क्या होता है? वृहद बोल सकते हो या विशाल बोल सकते हो। ठीक है, तत्सम हिंदी में इसको वृहद या विशाल, आम बोलचाल में बड़ा बोल सकते हो, बहुत बड़ा। ठीक है, ग्रैंडरी का मतलब होता है अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न को रखने की जगह जो रहता है, भंडारण होता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं। यार हिंदी में पूरा हो सकता है, लेकिन क्या है ना, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारा चीज़ लिखा रहेगा ना तो फिर मिक्स होता है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर बोलोगे कि सिर्फ हिंदी में ही पढ़ना है बोलोगे तो फिर कोई इशू नहीं है, वो भी हो सकता है। चक्कर ये है कि कुछ लोग इंग्लिश कुछ लोग हिंदी बोलते हो ना, तो मुझे बाइलिंगुअल जाना पड़ता है। चलो ठीक है, इंग्लिश ही सही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोग को हिंदी में सारा चीज़ ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे देखो यार, आप लोग के काम आएगा ना कई बार। अब दिक्कत क्या है ना, धीरे धीरे जो है हिंदी वाले से, और ख़ास करके आप लोग के एग्ज़ाम में तो इंग्लिश में तो लिखा ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं सारा चीज़ क्लियर करते जाऊँगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो सब ऐसे आप लोग के सर के ऊपर से आ रहा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चलो यहीं पे मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ह्यूज ग्रैंडरी का मतलब होता है वृहद अन्नागार, जहाँ पे बहुत बड़ा भंडारण के लिए जगह है।
लार्ज बाथरूम मतलब वृहद स्नानागार, जहाँ पे स्नान करने का जगह है, ठीक है। ब्रॉन्ज न्यूट स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, तो ये क्या है आपका, एक बोलना चाहिए कांस्य की नृत्यांगना का नग्न मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसा मूर्ति जिसमें उस टाइम में जो है कपड़ों का कुछ खास वो नहीं था, तो ज़्यादातर उस पूरे मूर्ति में ये बताया गया है कि जो है गहने और जो आभूषण है उसके थ्रू उसको सजावट किया गया है, तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं है टाइप से उसमें कुछ सिचुएशन है, तो इसीलिए उसको न्यूड स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल बोला जाता है। कांस्य की नृत्यांगना की नग्न मूर्ति बोला जाता है। नृत्यांगना जो डांस करती है, जो नर्तकी होती है, ठीक है, तो उसकी मूर्ति है उसमें, वो मिला हुआ है। प्रिस्ट स्टैच्यू मतलब पुजारी का मूर्ति, जो उस टाइम में पुजारी करते थे, मंदिरों का पूजा करते थे मंदिरों में, उसकी मूर्ति है। हमड बुल सिल मतलब है कुबड़ वाले बैल का मुहर या कुबड़ वाले बैल की आकृति वाले मुहर। पशुपति शिवा इन 3 फेस्ड पद्मासन पोज है, मतलब जो 3 मुख वाले पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए शिव जी हैं उनकी स्टैच्यू है, और उनसे रिलेटेड एक मुहर भी मिला हुआ है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ किसी ने पूछा नहीं, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। नखलिस्तान का मतलब कौन, किसी को पता है क्या? नखलिस्तान का सेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है नखलिस्तान? आकाश ने कहा कॉपी, और कोई? और कोई है जिसे पता है नखलिस्तान का सेंस क्या है, क्या मीनिंग है उसका? चलो, नखलिस्तान का मतलब होता है यार, वो देखे हो क्या बोलते हैं, हाँ विकास ने सही कहा, मरुस्थल। लेकिन पूरा आंसर इसका क्या होगा? मरुस्थल अगर आप देखे हो या डेजर्ट देखे हो जहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहाँ पर तो किसी भी तरह का कोई बोलना चाहिए कि हरा भरा रहने का कोई चांस है नहीं। तो कई बार क्या होता है ना, मरुस्थल में नेचुरली वहाँ पे कई जगह ऐसे जगह भी होते हैं रेगिस्तान में जहाँ पे हल्का फुल्का पानी होता है, तो उस पानी की वजह से वहाँ पर चारों तरफ क्या है, ग्रीनरीज हो जाते हैं या पौधे हो जाते हैं, ठीक है। रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वो उगाते हैं, तो वो आप देखोगे ना, तो उस एरिया में एक तरह से बोलना चाहिए एक ऐसा जगह बन जाता है, एक ऐसा कुंड टाइप से बन जाता है, जो कि चारों तरफ तो रेगिस्तान है, लेकिन उस बीच के एरिया में, उस बीच के पोर्शन में क्या होता है आपका, हरा भरा पेड़ पौधे उगाते हैं छोटे से उसमें एरिया में। तो उस एरिया को क्या बोला जाता है? नखलिस्तान या मरुद्यान भी बोला जाता है। मतलब कि मरुस्थल में उगने वाला उद्यान या मरुस्थल में होने वाला उद्यान, उसी को क्या बोला जाता है? नखलिस्तान बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो नखलिस्तान मोहनजोदारो को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नखलिस्तान बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें और कुछ चीज़ें याद रखनी है तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करें तो उस केस में क्या होगा, आपके उसी वाले पोर्शन से पूछेगा। मतलब कि ये जो मोहनजोदारो और आपके हड़प्पा वाला सेक्शन है वहाँ से ज़्यादातर पूछेगा। लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर जो तीसरा नाम है या जो तीसरा सिटी है वो है आपका चनहुदड़ो। इसको बोला जाता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। ये जो है आपके सिंध नदी में है, सिंधु नदी के पास में। इंडस रिवर का मतलब है आपका सिंधु नदी। 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन बोला जाता है। सेकंड है इंगेज्ड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये पूरा जो सिटी था चनहुदड़ो का, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में, ये शिल्पकारी में जो है संलग्न थी ये।
ये किस तरह की सिटी थी? ऐसी सिटी थी जहाँ शिल्पकार लोग ज़्यादा रहते थे और शिल्पकारी का काम करते थे। माउंट ऑफ द डेड क्यों कहते हैं? देखो यार, इसमें जब स्टडी किया गया तो वहाँ पे आपके पूरे मोहनजोदाड़ो के एरिया में बहुत सारे नर कंकाल जो है मिले थे, और इतने ज़्यादा कि उसे एक तरह से बोलना चाहिए कि एक टीला बन सकता है उससे। और इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ या तो किसी भी तरह का नरसंहार हुआ होगा, जब उस एरिया में जो है आर्य आए होंगे तो नरसंहार किया गया होगा दस्यु लोगों का। ठीक है, ये बहुत बड़ा अलग अलग इसकी कहानियाँ हैं। ठीक, उस पर हम लोग जाएंगे ना तो वही बात हो जाएगी, फिर डिटेलिंग में जाना पड़ेगा हमको। तो मूवी में दिखाया है थोड़ा सा, अब वो तो मैं तो मूवी देखा नहीं हूँ, अब जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, है ना। तो अगर मूवी में दिखाया तो अच्छी बात है यार, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उस टाइम जो है आर्य जब आए थे तो वहाँ पे बोला जाता है कि नरसंहार हुआ होगा। ऐसे करके अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग टाइप की कहानियाँ देते हैं। लेकिन बेसिक मतलब क्या है, मृतकों को टीला है, इसका सीधा सीधा सेंस है कि वहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल पाए गए हैं। इसीलिए जो इतिहासकार है ऐसा अंदाज़ा लगाए कि उसको बहुत सारा वहाँ पे नरसंहार हुआ होगा, लोगों की वहाँ पे हत्याएँ की गई होंगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें, ये जो चंद्रहुदड़ो है ये किस काम में बिजी था? शिल्पकारी में संलग्न थे ये। ठीक है, बीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के मनका बनाया जाता था यहाँ पे। ठीक, तो बीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज क्या होता है? मनका निर्माण का कारखाना। मनका निर्माण कारखाना यहाँ पर था, कहाँ पे? आपके चंद्रहुदड़ो में। और तीसरा है, यहाँ पर मुहर भी बनाए जाते थे, तो मुहर का निर्माण भी यहाँ पर होता था। तो क्या क्या चीज़ें पता चल गई हमें? चंद्रहुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है। चंद्रहुदड़ो जो है पूरी तरह से शिल्पकारी के काम में संलग्न था। बीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था, यहाँ पे मनका निर्माण का कारखाना था। सील मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे वो था, स्थान था, तो ये मुहर निर्माण के भी काम में था। क्या पूछ रहे हो? मनका मतलब, मनका होता है यार वो देखे हो माला सजावट के लिए, और जो मोतियों वाले जो माला होते हैं। ठीक है, अब उसको अलग अलग जो पत्थर होते हैं ना, चमकीले पत्थर या फिर मोती हो गए, कई जगह सोने के जो है सोने वाले जो वो होते हैं मेटल्स हो गए सोने के, और इनसे रिलेटेड बोलना चाहिए मड़ी हो गया। मनका बेसिकली संस्कृत का एक शब्द है मड़िका, वहाँ से निकला हुआ है ये। मनका कहाँ से बना हुआ है? मड़िका से ही मनका बना हुआ है। तो मड़िका मतलब क्या है? मड़ी से बना हुआ चीज़। ठीक, तो मड़ी हो गया, अलग अलग तरह के कीमती पत्थर हो गए, चमकीले पत्थर हो गए, चांदी हो गया, सोना हो गया, उनको जो है छोटे छोटे मोतियों की तरह काटा जाता था और उन मोतियों को धागे में गूंथ करके माला बनाया जाता था। तो बेसिकली जिन मोतियों से, जिन मड़ी से आपका माला बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मनका बोलते हैं। उन छोटे छोटे मोतियों को मनका बोला जाता है। ठीक है, तो ये काम किया जाता था आपके चंद्रहुदड़ो में। मुहर मैंने पहले ही बताया, मुहर मतलब सील होता है, तो सील का भी यहाँ पे यहाँ पे सील का निर्माण होता था। नेक्स्ट है आपका रोपड़। रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में है, और पंजाब इंडिया। तो ये जो है आपका पहला सिटी है जो कि इंडिया में है करंट सिचुएशन में। पंजाब इंडिया में रोपड़ ही है। इसके पहले हमने जो 3 देखा, और 3 सबसे इंपॉर्टेंट था, वो सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब ये जो पंजाब में है, ये सतलज नदी के तट पे है। 1950 को इसका खोज हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो बी लाल के द्वारा किया गया। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, और वो है कपल क्रिमिनेशन। ठीक है, तो कपल क्रिमिनेशन में क्या है आपका? यहाँ पर युगल शवाधान बोला जाता है इसको। शवों को दफनाया गया है और युगल शवाधान का यहाँ पे साक्ष्य या एविडेंस मिलता है। देखो यार, थर्ड पॉइंट को लिखना है तो ये छोटा छोटा चीज़ें हैं, ये तो लिख ही सकते हो इतना आप लोग। चंद्रहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, इंडस या सिंधु नदी के तट पे है, 1931 में गोपाल मजुमदार में। क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा ना तो चंद्रहुदड़ो के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कई बार। गोपाल मजुमदार कौन थे, या चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की थी, ये चीज़ जो है क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ पर। या यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है। तो एक चीज़ है ये चीज़,
बाकी सारी चीज़ें आप अवॉइड भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन औद्योगिक नगर और या गोपाल मजुमदार से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके ऊपर है, इससे क्वेश्चन बनने के लगभग 99% चांसेस नहीं हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये सब इम्पॉर्टेंट है अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज़ ये आप लोग के काम का नहीं है। मैं सिर्फ इसमें लिस्ट दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना जब आप लोग फिर से देखोगे तो, और ये सारा चीज़ नोट करके रख सकते हो फ्यूचर में अगर किसी एग्ज़ाम में काम आ गया तो। अदरवाइज़ आप लोग के एग्ज़ाम में इतना डीप जाने की या इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो जो मैंने बताया 4th नंबर तक, युगल समाधान तक। बाकी जो चीज़ें हैं ये सब जो है आपके लिए एक्स्ट्रा है, चाहो तो आप लोग बाद में इसको नोट कर लेना, अदरवाइज इसको अवॉइड करना। हाँ यार, कपल क्रिमेशन में क्या होता है, दो लोगों को, सॉरी, कपल क्रिमेशन में क्या होता है या युगल समाधान में क्या होता है, दो लोगों को ना एक साथ दफनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोपड़ में युगल समाधान मिला है ना, वो एक डॉग को, एक कुत्ते को और उसके मालिक को एक साथ दफनाया गया था। तो इसका जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो रोपड़ से मिलता है, पंजाब से मिलता है, रोपड़ पंजाब से। तो ये थोड़ा यूनिक चीज़ है उस टाइम के लिए, और इससे ये भी साबित होता है कि कुत्ता जो है पालतू जानवर था उस इंसान का, और वो बहुत प्रेम करता रहा होगा, इसीलिए दोनों को एक साथ दफनाए गए होंगे। तो बहुत सारे सेंसेस निकलते हैं इस चीज़ के। तो युगल समाधान से मतलब है दो लोगों को, दो जीवों को बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो एक कुत्ते और एक मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इससे। चलो नेक्स्ट जो है, हम सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में बात करते हैं हम वैदिक सिविलाइजेशन की। वैदिक सभ्यता में बेसिकली जो है वेद से रिलेटेड जो हमारा सिविलाइजेशन, उसके बाद में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ उसके बाद में हमारा वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। और इस टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम जो है 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जो भी चीज़ें थी वो सब हम डिस्कस कर चुके, जो आपके काम का है ना, ऐसा नहीं कि उतना ही है, ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें तो, लेकिन हमारे जो काम का है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता इन द सेंस क्या है, वेद, वेद का सभ्यता। वेद जो है कहाँ से बना हुआ है, वेद करके एक शब्द है संस्कृत में, और वेद का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन को, इस पूरे जो है एरा को जो है वैदिक सभ्यता बोलने का रीज़न ये है कि इस टाइम में जो है स्क्रिप्ट बना था, लिपि का निर्माण हुआ, और जो है ऐसा लिपि जिस लिपि को पढ़ा जा सका। यहाँ पे बहुत सारे जो है लिटरेरी जो सोर्सेस हैं वो मिला, साहित्यिक जो हमें स्रोत है वो मिलता है। ढेर सारे यहाँ पर अलग अलग वेदों का निर्माण हुआ, अलग अलग पुराणों का निर्माण हुआ। तो वो सारा चीज़ को मिला करके ये बोला जा सकता है कि ये पूरे ड्यूरेशन में जो है नॉलेज का बोलबाला था, समझो, या नॉलेज जो है हावी था। नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस सिविलाइजेशन के लिए। तो वेद का मतलब क्या है आपका, वेद से निकला हुआ है, वेद का मतलब हो गया है आपका ज्ञान। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन के बाद या उनके डिस्ट्रॉय के बाद में एक नवीन संस्कृति का उद्भव हुआ, एक नया कल्चर आया, एक नया सिविलाइजेशन आया, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि वैदिक सभ्यता किनके द्वारा बनाया गया या किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ, तो आर्यों के द्वारा हुआ। ठीक है, अब आर्य का मतलब क्या है, आर्य बेसिकली जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो एक बेसिक मीनिंग है वो है आपका सिविलाइज्ड बोल सकते हो। ठीक है, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य।
या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर्य शब्द का और क्या मतलब हो सकता है, साधु भी बोल सकते हैं, सज्जन बोल सकते हैं, श्रेष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है, उच्च बोल सकते हैं, उत्तम बोल सकते हैं, परफेक्ट बोल सकते हैं। दुनिया भर के शब्द हैं जो कि ये डिफाइन करता है आर्य शब्द को। आर्य शब्द का बेसिक मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो सज्जन है, जो श्रेष्ठ है, जिसमें क्वालिटीज़ हैं, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, ये वैसा इंसान को हम क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। अब जो है कई बार ऐसा होता है कि एक तरह का ये लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आर्य का मतलब उच्च जाति के इंसान को आर्य बोला जाता है और नीच जाति के इंसान को दूसरा कास्ट बोला जाता है, ऐसा करके लोगों की मान्यता है। लेकिन अगर आप प्योर हिस्ट्री पे ध्यान दोगे ना और इसको थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करोगे तो आर्य का बेसिकली मतलब जो है कोई भी आर्य हो सकता है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो किसी भी वर्ण का हो सकता है, वो सब क्या है, आर्य होंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, उसके पास होना चाहिए एक चीज़, और वो एक चीज़ क्या है, नॉलेज। अगर किसी के पास नॉलेज है और किसी के पास में वो अगर सभ्य इंसान है, सिविलाइज्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आर्य कहलाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम प्रजाति की बात करें, स्पीसीज की बात करें, तो दो ही तरह की चीज़ होता है या दो ही टाइप के लोग हो सकते हैं, लोग बोलो या जीव बोलो। एक क्या हो सकता है, एक तो मानव हो सकता है और दूसरा जो है पशु हो सकते हैं। अब ये जो पशु है ये कोई भी आर्य कहलाएगा जिसके पास नॉलेज होगा। जिसके पास नॉलेज नहीं होगा या जो पापी होगा वो क्या कहलाएगा, अनार्य कहलाएगा। ये डिपेंड करता है उसके इंटरनल क्वालिटी पे, ये नहीं कि वो किससे जन्म हुआ है, वो किस कास्ट का है, उस पर डिफाइन नहीं होता। ये बोला गया है आर्य वो लोग हैं जिसके पास नॉलेज है, अनार्य वो है जो कि अनपढ़ गंवार है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो असभ्य है, वो सारे लोग अनार्य हैं। तो ये दो बातें याद रखना आप। आर्य का मतलब कोई जाति से नहीं है, कोई कास्ट से नहीं है। आर्य का मतलब वो हर इंसान है जो कि सभ्य है, साधु है, सज्जन है, श्रेष्ठ है, जिसके पास ज्ञान है, ठीक है। अनार्य वो है जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह के लोगों ने इस पूरे सिविलाइजेशन का निर्माण किया हुआ है। क्लियर है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन आ सकता है, हमसे पूछ सकता है वेयर डिड द आर्यंस केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे वो। तो वो कहाँ से आए थे, इसको लेकर 3-4 अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज दिए गए हैं। पहले थ्योरी का नाम है सेंट्रल एशिया थ्योरी, मध्य एशिया का सिद्धांत बोला जाता है। मतलब आर्य कहाँ से आए थे, तो इसके जो वो हैं बोलना चाहिए थ्योरी को बनाया किसने है, इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोफेसर मैक्स मुलर। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो सारा चीज़ का रीज़न उसने डिस्क्राइब किया हुआ है अपने बुक में, ठीक है। इतना डिटेलिंग में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा मध्य एशिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मध्य एशिया सिद्धांत किसके द्वारा जो है फाइंड किया गया है, तो उसका नाम है प्रोफेसर मैक्स मुलर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यूरोपियन सिद्धांत या यूरोपीय सिद्धांत किसका है। ठीक है, तो यूरोपीय सिद्धांत किसने बनाया, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा कि यूरोपीय सिद्धांत के हिसाब से उसने एक अलग थ्योरी दिया कि आर्य जो है यूरोप के निवासी थे, वहाँ से आए थे करके। और मैक्स मुलर ने क्या बोला कि आर्य जो है मध्य एशिया से यहाँ आए थे भारत में। तीसरा है आपका सप्त सिंधु सिद्धांत। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह। ठीक, कई बार ये क्वेश्चन हालांकि पूछेगा तो नहीं यार, लेकिन 7 नदियों का समूह का मतलब क्या होता है या सप्त सिंधु सिद्धांत क्या होता है, तो ये किसने दिया है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने दिया है। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 7 रिवर्स। कौन कौन से 7 रिवर्स हैं, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है। ये क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लेना ना, ये कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो सप्त सिंधु के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, और क्या है, ब्यास नदी, चिनाब नदी, और एक है झेलम नदी, और एक लास्ट है आपका रावी नदी। तो इस तरह से 7 नदियों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके हिसाब से उसने जो दास ने, अविनाश चंद्र दास ने कहा कि आर्य जो है ऐसे जगह से आए हैं जो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। तो वहाँ से आने की वजह से उस थ्योरी का नाम क्या दिया गया, सप्त सिंधु सिद्धांत कहा गया।
अब सप्त सिंधु प्रदेश को इसको कहा जाएगा जहाँ पर 7 नदियों का संगम है। वो 7 नदी कौन सा है मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तिब्बत का सिद्धांत किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है तिब्बत का सिद्धांत। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे आर्य समाज के बारे में। तो कई बार ये तो क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है यार, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। तो इन्हीं दयानंद सरस्वती ने जो है तिब्बत का सिद्धांत दिया, और दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ये बात किसने कही थी? दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, जिन्होंने आर्य समाज का निर्माण किया और इन्हीं ने तिब्बत थ्योरी दिया था। ठीक है, उनके हिसाब से जो आर्य जो लोग थे ना, वो तिब्बत के आसपास में रहते थे और वहां से जो है वो भारत आए थे। जो लास्ट है हमारा वो है आर्कटिक और नॉर्थ पोल थ्योरी। ठीक है, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत। तो उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनके हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे? वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे या नॉर्थ पोल से आए थे वो। ठीक, तो सबका अपनी अपनी मान्यता है, कौन कहाँ से आया था इसका कोई एक मत नहीं है। हर एक लोग अलग अलग थ्योरी दिए हैं, अलग अलग इसका आंसर बनता है। इसीलिए जो क्वेश्चन भी पूछता है वो क्या पूछेगा आपसे? इस सिद्धांत को किसने किया, इस सिद्धांत के अनुसार कहाँ से आए थे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बस सिद्धांत का नाम याद रखना है और उसके प्रतिपादक का नाम याद रखना है। किसी को डाउट है इसमें? कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है ना, ये कहाँ से कब तक था, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये मैं आपको बोलना चाहिए, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन बता रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ है आपके काम आएगा आगे चल के। वैदिक सभ्यता जो है, मैंने बताया कि इसके पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कब से कब तक था। तो मोटा मोटी हमने देखा था कि वो 3000 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास था। तो ये हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम है या वैदिक जो एरा है वो 1500 BC टू 600 BC के आसपास में था। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक को ऋग वैदिक एरा बोला जाता है, और दूसरे को उत्तर वैदिक या पोस्ट वैदिक एरा बोला जाता है। ठीक, ये जो ड्यूरेशन है आपका रहेगा आपका 1500 BC टू 1000 BC तक, और ये जो ड्यूरेशन रहेगा उत्तर वैदिक का ये 1000 BC टू 600 BC रहेगा। ये जो आपका उत्तर वैदिक है ना, अब देखो ऋग वैदिक काल क्लियर है नाम से ही, जहां पर ऋग्वेद की स्थापना हुई थी या ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक मतलब ऋग्वेद को छोड़कर जो 3 और वेद हैं उनकी जब रचना हुई तो उस ड्यूरेशन को बोला जाता है आपका उत्तर वैदिक। यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा? अगर आपसे पूछ दिया ना कि ऋग्वेद की स्थापना किस समय में हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना है ड्यूरेशन को, ऑलमोस्ट इसी या अप्रॉक्सीमेटली यही है। बाकी तीनों वेदों को बोला जाएगा तो 1000 BC टू 600 BC के आसपास में हुआ होगा। ठीक, अब उत्तर वैदिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है आपका रामायण काल बोला जाता है इसको, और नेक्स्ट है आपका महाभारत काल। अब मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग जो है या ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो है, देखो यार हिस्ट्री लिखने वाले लोगों ने भी ना 2 तरह के थ्योरी को फॉलो किया है।
एक ऐसे लोग हैं जो लोग रामायण महाभारत को हिस्ट्री का हिस्सा ही नहीं मानते। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो रामायण और महाभारत को बाकायदा हमारे हिस्ट्री का हिस्सा मानते हैं। वो लोग जो रामायण महाभारत को हिस्सा नहीं मानते वो पश्चिमी देशों से या यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उन पे ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है कई बार कि वो हमारे देश के संस्कृति का गलत इतिहास बनाए, ऐसा करके दुनिया भर की बातें होती हैं। हम उस पर नहीं चलते, हम सिंपल से बात करते हैं अगर इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा माना गया रामायण को तो क्या हो सकता है। तो बोला जाता है कि 1000 BC टू 800 BC के आसपास में रामायण की रचना हुई होगी, या रामायण की जो भी घटनाएं हैं वो इसी ड्यूरेशन में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और दूसरा जो है, हाँ यार आकाश ने पूछा सर हड़प्पा के बाद आई रामायण। अब बोला तो यही जाता है यार, जो हिस्टोरियंस हैं देखो इस पे अलग अलग मान्यता है, मैंने इसीलिए कहा, लेकिन हम क्या है ना उस चीज़ को फॉलो करना हमारी मजबूरी है जो कि आपका ज़्यादा सार्थक है। ज़्यादातर लोगों ने, हिस्टोरियंस ने जो बातें की है, एक मत जिस पे हुए हैं या मिलता जुलता जिनमें थ्योरीज हैं, उस पर फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि रामायण महाभारत बहुत पहले आया होगा, ऐसे दुनिया भर की कहानी, दुनिया भर के डिबेट्स चलते हैं, उस पर हमें नहीं पढ़ना है। सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है आपका, ये 3000 BC टू 1500 BC। उसके बाद में आया आपका वैदिक सभ्यता जो कि 1500 BC टू 600 BC को माना जाता है। और रामायण का काल माना जाता है पोस्ट वैदिक एरा या उत्तर वैदिक काल के टाइम को, जिसमें आपका 1000 से 800 BC, मतलब राम भगवान कब पैदा हुए होंगे, इसी ड्यूरेशन में हुए होंगे। कृष्ण भगवान कब पैदा हुए होंगे, तो 800 BC से लेकर के 600 BC के आसपास में, ऐसा मान्यता है लोगों का। ठीक, तो इस टाइम को याद रखना है आपको। इसको मैं क्यों बताया आप लोग को, इसको बताने का एक ही रीज़न है, अगर आप ये टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा हमेशा ध्यान में रखोगे ना तो हिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अदरवाइज आप ये कन्फ्यूजन में रहोगे कि रामायण की रचना कब हुई होगी, महाभारत की रचना कब हुई होगी, हड़प्पा से पहले की बाद से, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले की घटना है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइड होकर उत्तर वैदिक काल के टाइम में रामायण और महाभारत का युग आया, या उस टाइम का ये ड्यूरेशन का टाइम है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो इसको नोट कर लो, क्लियर नोट कर लो, बाकायदा इसको अलग अलग सेक्शन में बांट करके, ताकि क्लियर रहो इस चीज़ में। चलो आगे बढ़ें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड की क्या विशेषताएं हैं। अब देखो यार, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि इस टाइम में क्या क्या चीज़ें रही होंगी या क्या क्या चीज़ें हैं, उन पे बात करने वाली बातें हैं। तो इतना डिटेलिंग में तो हमें नहीं जानना है कि उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक एरा में क्या हुआ होगा या किस तरह का उस टाइम सोशल सिस्टम थे। तो ये मैंने अभी बताया कि ये 1000 BC से 600 BC के आसपास का ड्यूरेशन को हम उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, या इसको पोस्ट वैदिक एरा कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में भी दुनिया भर की चीज़ें हुई थी, लेकिन हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है सोशल सिस्टम वगैरह से रिलेटेड। तो एक तो ये है सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था। ज़्यादातर जो है यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। किसको बोल रहे हो यार इंग्लिश में दोनों? ऋग वैदिक काल को, ऋग वैदिक एरा, सीधा सीधा इसको ठीक है, ऋग वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा। चलो, सोशल सिस्टम में क्या था? पितृसत्तात्मक था। फादर, या बोलना चाहिए कि लड़कों का ज़्यादा महत्व था, उस टाइम से ही ये चला आ रहा है, उत्तर वैदिक काल से ही।
तो एक तो चीज़ याद रखना है कि ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था था। सत्ता किसके हाथ में है? तो पिता के हाथ में है। कैसा सोशल सिस्टम था? पितृसत्तात्मकता। ठीक है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था इस टाइम में शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण सिस्टम जो है चालू हो गया था। तो 4 वर्णों में डिवाइडेड था पूरा जो सोसाइटी है वो। ठीक है। कौन कौन सा है? ब्राह्मण था, और जो कि आज तक चला आ रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं। तीसरा क्या है आपका? वैश्य। और लास्ट क्या है आपका? शूद्र। अब इसके पीछे दुनिया भर के थ्योरी है, हमें उस सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। हमें सिंपली याद रखना है वर्ण व्यवस्था जो है सोशल वर्ण सिस्टम उस टाइम में 4 टाइप से डिवाइडेड था सोसाइटी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो 4 टाइप्स में ये क्लासीफाई था ये। ठीक है। बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम सिस्टम में उस टाइम में जो है 4 आश्रम चलते थे। ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ। अब ये सबको हिंदी में ही याद रखना है ना, ये इंग्लिश में भी वही लिखाया जाता है, तो इसलिए इसको क्लियरली हिंदी में ही याद रखना है। वानप्रस्थ, और लास्ट है आपका सन्यास। ठीक। तो 4 अलग अलग पूरे लाइफ को 4 अलग अलग ड्यूरेशन में बांटा गया है, और उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में उसको बांट दिया गया है। तो आश्रम व्यवस्था भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो वर्ण सिस्टम 4, आश्रम सिस्टम 4, बच गए आपका मैरिज सिस्टम। तो 8 टाइप के मैरिज जो है डिफाइन किया गया है उस टाइम में उत्तर वैदिक या पोस्ट वैदिक पीरियड में। ठीक। देखो यार, ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जिस टाइम में आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जब आपको किसी भी तरह के बच्चों को स्टडी पर ध्यान देना होता है, सेक्सुअलिटी से किसी भी तरह का उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो वो प्योर ब्रह्मचर्य का टाइम होता है, जिस टाइम में आपका एजुकेशन का पोर्शन रहता है आपके लाइफ के लिए। देन उसके बाद में जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है तो आपको एक गृहस्थ का जीवन जीना होता है। मतलब एक आप हस्बैंड होते हो, आप एक फादर होते हो, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है आपके गृहस्थ में। ठीक है। जब आप फैमिली जो है लाइफ स्पेंड करते हो। वानप्रस्थ, जब आप अपने गृहस्थ पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपको कहाँ जाना होता है? ऐसे स्थान का चुनाव करना होता है जहाँ पे आप भगवान की भजन कर सको, या भगवान पे लीन हो सको, या अपने आप की खोज कर सको। आत्म, जिसको बोलना चाहिए आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ऐसे जगह। तो सबसे शांत जगह कौन सा होता है? वानप्रस्थ, मतलब जंगल में प्रस्थान करने का जो ड्यूरेशन होता है या टाइम होता है, उसको हम वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का बेसिकली मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से दुनिया को छोड़ छाड़ के, आप एक तरह से बोलना चाहिए, या तो आप मृत्यु का वरण कर लेते हो, या फिर आप अपना प्राण त्याग देते हो, या इस तरह से सन्यासी हो जाते हो कम्प्लीटली। तो वानप्रस्थ जो है संन्यास आश्रम का एक तरह से बोलना चाहिए पहला स्टेप है, जब आप पूरी तरह से सन्यासी हो जाते हो। और संन्यास आश्रम का बेसिकली मतलब है आपको दुनियादारी किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है किसी रिश्ते नाते से। और वानप्रस्थ से संन्यास का एक प्रैक्टिस है वानप्रस्थ में। तो आप जंगल जाने के लिए एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो वानप्रस्थ में, जंगल जाने के पहले का सिचुएशन है। और संन्यास में आप जंगल चले गए, या तो आप चाहो तो अपना प्राण त्याग सकते हो, या फिर आप सन्यासी हो सकते हो, कंप्लीटली दुनिया को छोड़ सकते हो। तो एक तरह से दुनिया से विदा हो जाना चाहिए। अब वो मृत्यु के केस में भी आता है, और वो दुनिया को छोड़ने के केस में भी आता है। तो इसको 2 तरह से सेंस में लिया जाता है। ठीक है। लेकिन हालांकि संन्यास को मृत्यु नहीं बोला गया है, लेकिन बहुत जगह में ये बोला भी गया है कि ये माना भी जाता है कि संन्यास का मतलब है कि आप अपना प्राण त्याग दो। नेक्स्ट है आपका मैरिज सिस्टम। 8 टाइप के मैरिज हैं इसमें। तो 8 टाइप के मैरिज में जो है एक होता है आपका ब्रह्म विवाह बोला जाता है इसको। ठीक है। ब्रह्म विवाह। अब मैं यार देखो नाम बोल रहा हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है ब्रह्म विवाह। जनरली जो है माता पिता के आज्ञा से जब विवाह होता है ना, तो उसको ब्रह्म विवाह बोला, इसको श्रेष्ठ विवाह बोला जाता है। सबसे सुपीरियर मैरिज सिस्टम इसको बोला जाता है, ब्रह्म मैरिज सिस्टम को। ठीक है। तो ब्रह्म विवाह ऐसा विवाह है जिसमें माता पिता के सहमति से शादी होती है, उनकी आज्ञा से। ठीक। सेकंड जो विवाह सिस्टम होता है, मैरिज सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है प्रजापत्य। जानने वाली बात सिर्फ ये है ना, कितने मैरिज सिस्टम? तो 8 मैरिज सिस्टम होते हैं, ये जानने वाली। मैं इसको आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ।
ब्रह्म का मतलब है माता पिता की आज्ञा से, प्रजापत्य का मतलब होता है, प्रजापत्य में भी क्या होता है, माता पिता का आज्ञा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दहेज नहीं दिया जाता। और ब्रह्म विवाह में दहेज दिया जाता है, दहेज का सिस्टम है इसमें, और इसमें दहेज का सिस्टम नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम होता है ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह, लेकिन उस टाइम में जो है दहेज को जो है वो माना गया था कि ठीक है दहेज दिया जाएगा ब्रह्म विवाह में। तीसरा है आपका आर्य विवाह। अभी मैंने बताया आर्य का मतलब क्या होता है, एक मतलब साधु होता है, तो इससे आप सीधा सीधा याद रख सकते हो साधु या ऋषि से विवाह। ठीक है, किसी ऋषि से विवाह किया जाता है तो उसको आर्य विवाह कहा जाता है। जो 6 नंबर है वो है आपका देव विवाह। तो देखो उस टाइम में क्या होते थे ना, पुरोहित होते थे, तो पुरोहित को ना दक्षिणा में ना अपनी कन्या दे देते थे। कई राजा क्या करते थे, अपने पुरोहित से इतने प्रभावित होते थे कि उस पुरोहित को दक्षिणा के स्वरूप में अपनी कन्या को दे देते थे। तो इस तरह का जब विवाह होता है ना, जब अपनी कन्या का दक्षिणा दे दिया जाए, या कन्या का दान कर दिया जाए, किसको दान किया जाएगा, किसी को भी नहीं, सिर्फ पुरोहित को दान किया जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, देव विवाह कहलाएगा। सॉरी यार, ये 4th नंबर है। 5th नंबर है आपका गंधर्व विवाह बोला जाता है। अब गंधर्व विवाह को ना समझने का एक नाम आता है, वह है आपका लव मैरिज बोल सकते हो। बेसिकली प्रेम विवाह को ही क्या बोला जाता है, गंधर्व विवाह बोला जाता है। कि जब वर और कन्या एक दूसरे को चुन लेते हैं, माता पिता की आज्ञा हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेम हो गया मतलब विवाह करने के बाद में उसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। 6 जो टाइप है आपका उसको बोला जाता है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में ना एक शब्द याद रखना, अपहरण। तो किसी कन्या को अगर कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो या कोई भी हो, अगर उसको कोई कन्या पसंद आ गई और वो शादी में रोक टोक हो रहा है, चाहे उसके पिता की तरफ हो या स्वयं कन्या की तरफ से हो, तो वो क्या करता था, बलपूर्वक उसका अपहरण कर लेता था और उसे अपना विवाह कर लेता था। तो इस तरह के विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है। ठीक है। एक होता है असुर विवाह। इसमें क्या होता है ना, कन्या को खरीदा जाता है, और उसको खरीदे को आप खरीदना बोलोगे तो कितना बुरा लगेगा, है ना। तो खरीदा नहीं बोला जाता है, उसको वधु मूल्य चुकाना बोला जाता है इसको। ठीक। और लास्ट है आपका पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में बोला जाता है किसी भी तरह का धोखाधड़ी करके विवाह करना, या इसको बोला जाता है छल पूर्वक विवाह। ये जो लास्ट के 3 विवाह है इसको निषेध माना गया है वेदों में, पुराणों में जो है इसको सबसे बेकार विवाह कहा गया है। इवन गंधर्व विवाह को भी उतनी सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी गंधर्व विवाह इन तीनों विवाह से श्रेष्ठ है। लेकिन इन तीनों विवाह को जो है निषेध कहा गया है। राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, ये तीनों वर्स्ट कैटेगरी के विवाह सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है। लेकिन ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह को, इन विवाह को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आर्य विवाह, देव विवाह को भी ठीक माना गया है। गंधर्व विवाह को भी तीनों विवाह के कंपेयर में ठीक माना गया है। 7वां विवाह जो बोले यार, आकाश पूछ रहे हैं 7वां विवाह, असुर विवाह जो होता है, वधु मूल्य चुकाना। मतलब क्या होता है कि एक तो होता है दहेज। दहेज में क्या होता है, आप शादी जिससे करोगे, जिस कन्या से कोई शादी करता है उस कन्या से ही क्या है, या उसके घर वालों से ही जो है कुछ चीज़ें ली जाती है, उसको दहेज बोला जाता है। अगर वो कोई अमाउंट हो, कोई गिफ्ट हो, आजकल गिफ्ट के नाम चलता है, लेकिन दहेज का बेसिकली मतलब क्या है, कन्या भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनको जो है अमाउंट भी दिया, चाहे वो पैसे के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, किसी भी, वो दहेज है आपका। लेकिन अगर आप किसी कन्या से विवाह किया जा रहा है और बदले में उसका मूल्य चुकाया जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। मतलब दहेज दिया नहीं जा रहा है बल्कि दहेज लिया जा रहा है, कन्या के घर वालों को दहेज दिया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है वधु मूल्य। मतलब वधु का मूल्य, जिस लड़की से शादी किया जा रहा है, जिस कन्या से, उसका मूल्य चुकाया जा रहा है। तो वो भी एक बेकार तरीके का ही विवाह सिस्टम है, जिसको असुर विवाह कहा गया है, कि एक तरह से कन्या का क्रय किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, तीनों वर्स्ट कैटेगरी के विवाह सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है। चलो आगे बढ़ें।
आज के लिए लास्ट है हमारा। देखो, जो वैदिक पीरियड था या वैदिक सभ्यता था, उस टाइम में जो है अलग अलग लिटरेचर जो है आए थे। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनता है यार, इसलिए मैं ये सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, वैदिक वाले सेक्शन से। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड ना। ठीक है, तो वैदिक जो सभ्यता है उस टाइम में अलग अलग रिलीजियस जो है लिटरेचर थे, धार्मिक साहित्य थे। तो उन साहित्य को हम जो है 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा लिटरेरी जो सोर्सेस होते हैं उसके अंडर में भी ये आता है। तो उस टाइम में इसीलिए मैंने इतना डिटेलिंग में नहीं गया था, यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है उसको। तो वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को बेसिकली जो है धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का धर्म ग्रंथ होता है ना, ये सब क्या है? धर्म ग्रंथ है ये। अब धर्म ग्रंथ जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक को बोला जाता है श्रुति और सेकंड को बोला जाता है स्मृति। ठीक, तो ये तो हो गया 2 पार्ट में डिवाइडेड। अब ये 2 पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले देखते हैं हम, वैदिक साहित्य हो गया, धार्मिक साहित्य। बेसिकली इसको आप मान सकते हो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ होते हैं ना, उसको वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जितने भी हिंदू धर्म में ग्रंथ हैं वो सारा जो है वैदिक लिटरेचर के अंडर में आता है। सेकंड है जैन लिटरेचर। जैन साहित्य में क्या आएगा आपका? इसको बोला जाता है आगम। ठीक है, आगम बोला जाता है जैन साहित्य को। तीसरा है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या आएगा? बौद्ध साहित्य में क्या आएगा आपका? इसको बोला जाता है पीटक। पीटक, ठीक है, इसके अंदर में 3 आते हैं, त्रिपीटक भी कहा जाता है इसको। तो पीटक साहित्य का मतलब है आपका बौद्ध साहित्य। और तीसरा है आपका हमारे जो लौकिक साहित्य, इसको बोला जाता है हिंदी में आइडियली साहित्य लिटरेचर को क्या बोला जाता है? लौकिक साहित्य बोला जाता है। ठीक है, लौकिक साहित्य मतलब जो लोगों में प्रचलित है, जो आम लोगों में प्रचलित है, उसको बोला जाता है लौकिक साहित्य। जैसे कि इसमें आपका सबसे एक एग्जाम्पल हम देखें तो अर्थशास्त्र का नाम सबने सुना होगा। सॉरी, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट या पॉलिटिक्स पे बेस्ड एक ग्रंथ है। ठीक है, तो वो क्या है आपका लौकिक साहित्य के अंदर में आता है। ऐसे ढेर सारे ग्रंथ हैं, लेकिन अर्थशास्त्र एक बेहतर एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी एक अष्टाध्यायी करके है, जो कि आपके पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, ये व्याकरण से या ग्रामर से है, संस्कृत का जो व्याकरण है ना उससे रिलेटेड एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक, हिंदी में इंग्लिश में भी सेम नाम है ना, अष्टाध्यायी ही बोला जाता है सबको। अर्थशास्त्र हो गया, हालांकि इसको कई जगह इकोनॉमिक्स बोल दिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली वो इकोनॉमिक्स है नहीं, ये अर्थशास्त्र है जो कि पॉलिटिकल व्यूज़ को रिलेटेड ये एक ग्रंथ है। इसका इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। ठीक है, अष्टाध्यायी हो गया। इसके अलावा भी एक नाम है, आई थिंक महाभाष्य। ठीक, महाभाष्य नाम है उसका। ये भी संस्कृत का व्याकरण से ही रिलेटेड है, ये भी महाभाष्य। अब यहां से क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में रखना है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, किसने इसके राइटर कौन है, तो चाणक्य है। अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य के राइटर कौन है? तो पतंजलि है। तो ये सब जो है बेसिकली पूछा जाता है, किसी भी आसान से आसान एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपसे बोले जैन साहित्य का नाम क्या है, तो आगम है आपके पास आंसर। आपसे बोले कि बौद्ध साहित्य को क्या बोला जाता है, तो पीटक है उसका आंसर।
ठीक है। अगर आपसे बोले कि श्रुति किस साहित्य के अंतर्गत आता है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अब श्रुति में क्या है वो बता रहा हूं मैं। श्रुति क्या होता है, जिसको सुना गया है, ठीक है। स्मृति क्या है, जिसको किसी चीज को स्मरण करके लिखा गया है, ठीक। तो स्मरण में आपके बेसिकली, इसको पहले देख लेते हैं, स्मृति वाले सेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, आपके पुराणास आएंगे इसमें, पुराण, ठीक है। कुल मिला के 18 पुराण हैं, ठीक है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है कि टोटल 18 पुराण है। ये क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या बताइए, 18 आंसर है आपका, ठीक। आपसे बोला जा सकता है पंचम वेद किसको बोला जाता है, फिफ्थ वेदा किसको बोला जाता है, तो फिफ्थ वेदा किसको बोला जाता है, इसी पुराण को जो है पंचम वेद या फिफ्थ वेदा बोला जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य, भी इसी के अंतर्गत आता है। एपिक्स जो होते हैं हमारे, तो जितने भी एपिक है, अब एपिक में 2 सबसे बड़ा नाम आता है, एक तो आता है आपका रामायण और दूसरा आता है आपका महाभारत। तो ये 2 आपके स्मृति के अंडर में आने वाले जो है साहित्य है हमारा, पुराण और महाकाव्य। ये दोनों जो है स्मृति के अंडर में आने वाला वैदिक लिटरेचर है, ठीक। तो महाकाव्य में जनरली 2 माना जाता है और पुराणों में जनरली जो है 18 माना जाता है। क्लियर है यहां तक बिल्कुल। आगे देखते हैं श्रुति क्या होता है। तो इसमें जो है ना बेसिकली आपके जितने भी वेदास होते हैं वो वेद जो है 4 है आपका, ठीक। अभी मैं डिटेल में थोड़ा बता भी दूंगा कौन कौन से वेद के बारे में क्या क्या है। तो 4 वेद है। क्वेश्चन यही बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। एक आपसे पूछ सकता है कि उपनिषद, उपनिषद भी किसी में आएंगे, आपके श्रुति में आएंगे। तो उपनिषदों की टोटल जो संख्या है ना वो माना जाता है 108। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। यही सब बेसिक क्वेश्चन है यार, और ये प्योरली ना आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, हमारे जो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उपनिषद आपसे बोल सकता है कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, वेरीफाइड उपनिषद कितने हैं। तो वेरीफाइड में ना जो 108 उपनिषद है उसमें से केवल और केवल 13 जो हैं वही को माना जाता है प्रामाणिक में, बाकी को प्रमाण स्वरूप सही नहीं माना जाता। बोला जाता है कि वो उपनिषद के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, ऐसे करके उसमें बहुत सारे वो हैं अभी भी। लेकिन बोला जाता है कि लगभग उपनिषदों की संख्या 108 रहे हैं, जिसमें से वेरीफाइड जो है आपके 13 हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। एक है आपका वेदांग, वेदांग जो वेदों के अंग हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है वेदांग, ठीक। तो वेदांगों की संख्या जो है टोटल 6 है, 6 वेदांगों की संख्या है। और जो लास्ट है आपका दर्शन, फिलॉसफी कितने हैं, तो हमारे यहां बोला जाता है षड दर्शन। तो षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, षड का मतलब है 6। तो देखो यार, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। आपको बिल्कुल क्लियरली इस चार्ट को याद रखना है, अच्छे से नोट कर लो। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर दिख रहा है आपको, लेकिन आप अच्छे से सजा के लिख लेना इसको, और हमेशा काम आएगा। और देखो यार, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इतना सारी चीज़ें तो आपको जानना ही चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी को बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। इतना अवेयरनेस तो होना ही चाहिए कि हमारे वेद कितना है, उपनिषद कितना है, प्रामाणिकता कितनी है, प्रामाणिक वेद उपनिषद कितने हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये भी नहीं है कि ये सिर्फ धर्म की बात है, ये सिंपल से चीज़ें हैं, ये लिटरेचर है, ये साहित्य है। हम किसी भी धर्म से रहें, बहुत सारे चीज़ें जो है लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, चाहे वो धर्म किसी का भी हो, अगर हमें वहाँ से कुछ ठीक ठाक नॉलेज मिल जाता है तो। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो किसी भी बुक को पढ़ता है तो उसमें 2 तरह की बातें आपको सीखने को चलती है। हर बुक में, चाहे वो कितना भी बेहतरीन बुक हो, कितना भी बेकार बुक हो, हर बुक में आपको अच्छी बातें सीखने को मिलती ही मिलती है। हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपको सीखने को मिल जाए। एक समझदार व्यक्ति वो है जो उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देता है, अच्छी बातों को अपने में ऊपर या अपने में अपना लेता है। तो हमें जो है इन बुक्स को कभी मौका मिले तो स्टडी भी करना चाहिए, अदरवाइज हमें एटलीस्ट जानना चाहिए इनके बारे में, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, अगर नोट कर लिए होगे तो। हो गया क्या यार आज का टाइम?
एक टॉपिक और देखा जा सकता है। विमल पूछ रहे हैं वैदिक की रचना कब हुआ और कौन लिखा है, पूछते हैं क्या एग्ज़ाम में। हाँ यार देखो, लिखते हैं कौन ये तो नहीं पूछेगा, और रचना कब हुआ ये भी नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम के हम लोग, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को मेरे, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। हमारे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि किस टाइम में हुआ है, लेकिन मैंने बताया ना वेदों की रचना कब हुई, तो मैंने इसके पहले जो स्लाइड है उसमें बताया था, मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड था। ऋग्वेद का टाइम भी बता दिया, उत्तर वैदिक टाइम भी हमने देख लिया। तो उत्तर वैदिक में तीनों वेदों की रचना हुई है। एक मोटा मोटी वहाँ से आप आंसर लिख सकते हो कि इस टाइम में हुआ होगा, ठीक है, 1000 से लेकर 600 BC के आसपास। अगर आपसे ऋग्वेद को स्पेशली पूछ देगा कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुआ होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में आप चूज कर लेना कैसे ऑप्शन निकालोगे। अगर आपके पास, हमें तो पता है ऋग्वेद का टाइम क्या है आपका 1500 BC से 1000 BC के बीच में है। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस तरह का ड्यूरेशन में दिया है कि किसी एक चीज़ को दिया है, तो आपको थोड़ा सा, इसीलिए तो बोलते हैं ना लॉजिकल, आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा इस केस में भी। नहीं पूछेगा तो अच्छी बात है जॉय, ठीक, लेकिन मोटा मोटी हमें ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसके। चलो वेदों के बारे में हम बात कर रहे थे यार, वेदों के बारे में हम क्या जान सकते हैं या वेदों के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगेन वही बात, आपको क्या आना है क्या नहीं आना है वो तो बात की बात है। ऋग्वेद के जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनफैक्ट इस स्लाइड को आप जो है वीडियो को पॉज करके दोबारा देखोगे तो इसको नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है इसमें। फॉर एग्जाम्पल पहली बात हम याद करते हैं, देखते हैं, इसमें है द ओल्डेस्ट वेदा डेडिकेटेड टू द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक, ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्लियर, किसके बारे में है, इसमें जो है देवी देवताओं का प्रेज किया गया है, उनके प्रेयर को इसमें बताया गया है। पहली बात हो गई ऋग्वेद का क्या काम है या ऋग्वेद का क्या स्पेशलिस्ट इसको हम बोल सकते हैं, क्या स्पेशल चीज़ है। तो इसमें है ओल्डेस्ट वेदा है ये, और ये जो है बेसिकली डेडिकेटेड है किस चीज़ के लिए, देवी देवताओं की स्तुति के लिए, उनका स्तुति किया गया है, उसकी प्रार्थनाएं की गई हैं, उनका महिमा मंडन किया गया है। तो ये सारा चीज़ है आपके ऋग्वेद में। दूसरी बात यह है कि ये जो है जेंद अवेस्ता जो कि पारसी जो धर्म ग्रंथ है उससे सिमिलैरिटी है इसमें। कई बार पूछा हुआ है कि जेंद अवेस्ता जो है किस पारसी ग्रंथ, कौन सा वेद जो है जेंद अवेस्ता नामक पारसी ग्रंथ से मिलता जुलता है या सिमिलैरिटी रखती है। तो कौन सा है आपका ऋग्वेद है, या ऋग्वेद किस ग्रंथ समानता रखती है, तो जेंद अवेस्ता। इससे मिलता जुलता है। इसके राइटर का नाम देखना चाहो तो देख लेना, वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोपामुद्रा, इन लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। इसके जो रीडर होता है, जो वाचक होता है, उसको होता बोला जाता है इसमें। जो वाचक होता है ना उसका नाम ही होता है इसमें। ठीक, तो जो जानने वाली बात यह है कि ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, और इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपका एडिशनल है, जानो तो ठीक है, नहीं जानो तो एटलीस्ट इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सामवेदा, सेकंड जो है आपका सामवेदा। तो ऋग्वेद कब हुआ होगा, आपका ऋग्वेद काल में हुआ है 1500 to 600 BC में। ठीक, अब बाकी जो ये 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारा चीज जो है आपके 1000 BC से लेकर के 600 BC के, सॉरी यार ये 1000 है, ठीक है। इसके पहले वाले स्लाइड में भी मैं यही बोल दिया था, हाँ नहीं ठीक बोला था। 1500 से 1000 में कौन सा हुआ था आपका ऋग्वेद की रचना, 1500 to 1000 BC में कौन सा हुआ ऋग्वेद, और बाकी जो है आपका 1000 से 600 BC के आसपास में। चलो सामवेद क्या है, बेसिकली जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड बुक है। हम जो भी म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, जो भी नॉलेज है, वो बेसिकली आया कहाँ से है, वो सब के सब जो है सामवेद से लिया गया है। और उसी के बाद में बहुत सारे म्यूजिकल जो अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो सब का सोर्स क्या है, सामवेद है। तो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है म्यूजिक को, संगीत को लेकर।
ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। यहीं से जन्म हुआ है भारतीय संगीत का। इसके जो रीडर है, इसके जो वाचक होते हैं, उसको उद्गाता कहा गया है। उद्गाता, ठीक। थर्ड है आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है, बेसिकली जितने भी रिचुअल्स हैं हमारे, सेक्रीफाइसेस हैं, या फिर अलग अलग तरह के बोलना चाहिए कि क्या बोल सकते हैं यार इसमें, अनुष्ठान, कर्मकांड, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो भी पूजा पाठ होता था, कर्मकांड होते थे, वो सब का सोर्स क्या है, आपका यजुर्वेद है। अनुष्ठान जो होता था, जो यज्ञ किए जाते हैं, अभी भी बहुत सारे जो यज्ञ होते हैं, ठीक है, राजसूय यज्ञ के बारे में आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी यज्ञ हैं, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, पूजा है, किस तरह से किया जाता है, वो सारा चीज़ का सोर्स क्या है, आपका यजुर्वेद है, ठीक। अब यजुर्वेद का शब्द का बेसिक मतलब ही यजुस है। यजुस शब्द से ही बना हुआ है आपका यजुर्वेद, और यजुस का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। तो आप ये याद रखना, यजुर्वेद शब्द कहाँ से आया है, यजुस, और यजुस का मतलब है यज्ञ। तो यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें आपके यजुर्वेद से रिलेटेड हैं। इसमें एक चीज़ और मिलता है आपको, ये जितना भी हमारा पोस्ट वैदिक एरा का जो भी आपका सोशल रिलीजियस जो लाइफ है ना, सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है, उसकी जानकारी कौन देता है, आपको यजुर्वेद देता है। सामाजिक और धार्मिक जानकारी यहाँ से मिलती है हमें यजुर्वेद से। किस टाइम का, उत्तर वैदिक काल के समय का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान हमें मिलता है। तो एक तरह से हिस्ट्री ही हो गया, ये हिस्ट्री का सोर्स ही हो गया हमारा यजुर्वेद। यहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों को मिला के बोला जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी मतलब तीन वेदों का समाहार या तीन वेदों का समूह। तो बोल दिया जाता है, कई बार लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं वेदत्रयी में कौन कौन सा वेद शामिल है। तो बिल्कुल क्लियर याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मिलाकर के बनता है आपका वेदत्रयी। लास्ट जो वेद है वो है आपका अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसी को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ब्रह्मवेद निम्नलिखित में से किस वेद को माना जाता है। तो ब्रह्मवेद माना जाता है आपके अथर्ववेद को, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि ये लास्ट है और लेटेस्ट है, ठीक। कैसा वेद है ये, लास्ट है। इसकी रचना ऑलमोस्ट 600 BC टू 500 BC के आसपास में किया गया होगा। तो ये सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट है ये आपका अथर्ववेद। अब इसमें जो है आपको सिखाया गया है जितने भी वशीकरण मंत्र जो बोला जाता है ना, वशीकरण मंत्र, जितने भी तंत्र मंत्र है, ये सारा चीज़ जो है आपके अथर्ववेद से ही निकला हुआ है। तंत्र मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, ठीक, जादू टोना हो गया, ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसकी जानकारी आपको मिला कहाँ से है। इस सब का सोर्स जो है, जो जनक है, वो कौन सा है, आपका अथर्ववेद है। तो यहीं से हमारा ये सारा चीज़ डिस्क्राइब किया गया है, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, इस तरह की चीज़ें। शाप कैसे देते हैं, श्राप कैसे मिलता है, वो सारा चीज़ जो है यहीं पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके जो रीडर है उसको ब्रह्म कहा जाता है, इसका जो वाचक होता है उसको ब्रह्मा कहा गया है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को इतने में कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं।